Hello, students. As you can see, today we are going to learn the chapter The Rise of Nationalism in Europe. So, वीडियो को दो पार्ट में रखने वाला हूँ मैं. So, without wasting the time, let's start with the chapter. So, the chapter begins with the image, with the painting made by the famous painter Frederick Sorio. As you all can see, आपको दिख रहा होगा कि पेंटिंग बनी हुई है. ये पेंटिंग किसने बनाई थी? फेडरिक सोरियो ने बनाई थी. ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. अभी इसने क्या करा? ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स एंड ही विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम. जो उसका ड्रीम था ना, वो उसने इस पेंटिंग के अंदर बना दिया. क्या ड्रीम था इसका? कि जो इंटायर वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा? डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा. क्योंकि उस समय तो मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप था, मोनार्की थी, रूल ऑफ किंग चला करता था. डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती थी वर्ल्ड के अंदर, डेमोक्रेसी नहीं होती थी. तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बनाना हर इसका एक सपना था, जो कि उसने अपने पेंटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाया. सो आई एम रीडिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड इट्स मेंशन द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी as they pass by it. So in the very first part, no, you can see ये जो लोग जा रहे हैं, कहाँ के लोग हैं? They are the people of Europe and America, and they are paying homage पे कर रहे हैं ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जो आपको पता है कहाँ पे है, यूएस के अंदर है. And a female figure carries a torch of enlightenment in one hand and the charter of right of man in the other hand. You can see that ये जो फीमेल फिगर है, फीमेल एलेगरी है, इसने क्या हाथ में होल्ड कर रखा है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट. यू नो, लाइक ज्ञान के लिए. एनलाइटमेंट इज ज्ञान, दैट एवरीवन बी गेटिंग एनलाइटमेंट. And Charter of Rights, the human rights, the basic rights of human beings, she is holding in one of the hands. So ये पेंटिंग के अंदर बना रखा है. ये इमेज है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. दिस इज द इमेज. और बोला गया कि ये जो इमेज है, एक्चुअली ये विजन है फेडरिक सोरियो का. फेडरिक सोरियो चाहता है कि पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक हो जाए. ऑन द सेकंड पार्ट आई एम रीडिंग, ऑन द अर्थ लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन. सो एब्सोल्यूट जो इंस्टीट्यूशन था, मोनार्की, कंजर्वेटिव्स, वो सब शैटर्ड, वो सब बिखरे पड़े हैं. वो सब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे. ऑन द अर्थ दे लाइज डाउन. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि वो सब एंड हो गया है, कंजर्वेटिव्स एंड हो गए हैं, and only the democracy will prevail in the entire world. Now, in Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flag and national costumes. तो सबसे important चीज़ जो है वो इसमें ये है कि सोरियो की जो इमेज है उसको यूटोपियन विजन कहा गया है. Now, what is an यूटोपियन विजन? होता क्या यूटोपियन विजन? यूटोपिया मीन्स an idealistic situation which is not possible in reality. इतनी आइडियल सिचुएशन, इतनी अच्छी सिचुएशन जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है. लेट अस सपोज कि एक शेर और एक बिल्ली एक ही बर्तन में खाना खा रहे हैं साथ में. अभी ये सब बोलने सुनने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है, पर क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? ये रियल में पॉसिबल नहीं है. तो सेम चीज़ इस विजन को उस समय यूटोपियन बोला गया. आज ये यूटोपियन नहीं है. आज हर कंट्री डेमोक्रेटिक है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. सबकी सारी कंट्रीज के अपने फ्लैग्स हैं. हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है. हर कंट्री के पास में उसकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम्स होती हैं. लेकिन पहले उस समय 1800 के अंदर इट वॉज अ बिग डील. इन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी इट वॉज अ बिग डील. बहुत बड़ी बात थी है. तो इसलिए इस विजन को यूटोपियन बोला गया. बोले फेडरिक सोरियो ने जो इमेज बना दी है वो सब बढ़िया है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल. ऑल्सो व्हाट वी कैन सी दैट फ्रॉम द हेवन अबव Christ, saints and angels gaze all the scene. The artist symbolized fraternity among the nation of the world. क्या symbolize करने की कोशिश करी है फेडरिक सोरियो ने यहाँ पे? About the fraternity. And what is the meaning of fraternity? The feeling of oneness, the feeling of friendship among the whole world. तो फेडरिक सोरियो wanted a peaceful world. फेडरिक सोरियो wanted a democratic world, जो कि उसने अपनी इस पेंटिंग के थ्रू symbolize करा है. Fine. Moving further, so we know the French Revolution began in 1789, and this was the time when the feeling of nationalism developed in the people of France. लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी. कैसे डेवलप होने लगी? उन लोगों को भी चाहिए था कि अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, मोनार्की से हम लोग भी एक सॉवरेन कंट्री बने. हमारी भी जो कंट्री हो वो कैसी हो? डेमोक्रेटिक हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो. ये वहाँ के लोगों में, वहाँ के जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो पीजेंट्स थे. आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो थर्ड एस्टेट था सिर्फ वो टैक्स देता था. तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जिसके अंदर सब लोग आते थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्टिसंस, प्रोफेसर्स, सब लोग उसमें एजुकेटेड लोग भी थे, मिडिल क्लास पीपल भी थे. सब लोगों के मन में क्या इच्छा भी आ रही थी? सब लोग थिंकर्स और फिलोसफर्स से इंस्पायर हुए थे, और सब लोगों के मन में आ रहा था कि अब हमारा जो नेशन है फ्रांस, वो मोनार्की से ट्रांसफॉर्म होके डेमोक्रेटिक कंट्री बने. तो जैसे हम इंडिया के अंदर बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, यहाँ पे भी जो इमेजेस बनाई गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, द सिमिलर मैनर द कंसेप्ट ऑफ ला पैट्रे, दैट मीन्स द फादरलैंड, and les citoyen, that means the citizen. This emphasized the idea of a unified community.
दैट एंजॉयड इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी वननेस की फीलिंग डेवलप करने के लिए कि दैट वी ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस, दैट देयर इज नो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और द थर्ड स्टेट लाइक दैट, वो बनाने के लिए यहाँ पे भी सेम चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया गया। ये कंसेप्ट लाया गया दैट फ्रांस इज अ फादरलैंड that belongs to everyone have the complete right over the resources of the nation। किसी एक के ज़्यादा राइट्स नहीं है, किसी एक के कम राइट्स नहीं है, we all are the citizens of the entire nation। तो ये फीलिंग्स वहाँ पे अभी डेवलप होना लोगों में चालू हो गई। नाउ देयर वाज अ न्यू नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, जिसको पहले स्टेट जनरल कहा जाता था। और इस बार ये जो नेशनल असेंबली बनी है, इसको सेलेक्ट किसने किया है, किसने इसको इलेक्ट किया है? इसको एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया है। अभी यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि एक्टिव सिटीजन्स थे कौन। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा होती थी और जो अपने टैक्सेस पे करते थे, अपने 3 दिन की वेजेस को, अपने 3 दिन की सैलरी को एज ए टैक्स दिया करते थे किंग को। उन लोगों को एक्टिव सिटीजन बोला जाता था और उन्हीं के पास में वोटिंग राइट्स होते थे। राइट ऑफ सफरेज जो होता था, वोटिंग राइट्स होते थे, वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिए जाते थे। नाउ व्हेन दिस आइडिया ऑफ revolution and this idea of nationalism this proposed in France, so वहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुए। अब क्या क्या चेंजेस हुए? जैसे एक तो अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज। पहले बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ होती थी, एक जगह से छोटी सी दूरी पे भी अगर जाना है तो इतना टैक्स देना पड़ता था कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होता था, उसका सारा पैसा टैक्स में निकल जाता था। नाउ अलॉन्ग विद द अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स, अब एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम लगा दिया गया वेट एंड मीजर्स का, ताकि हर जगह जो वेट होगा वो इक्वली मीजर करा जाए, लिया जाए वेस्ट वेइंग स्केल के ऊपर, ताकि यूनिफॉर्म बने सारी चीज़ें। जो ब्यूरोक्रेसी उसको भी यूनिफॉर्म बनाया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी यूनिफॉर्म बनाया जाए। ये सब वहाँ पे चीज़ें हुई। द रेवोल्यूशनरीज प्रोक्लेम दैट द फ्रेंच नेशन हैड अ मिशन एंड डेस्टिनी टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम ऑप्रेसिव रूल। अब रेवोल्यूशनरीज का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही वहाँ पे एम था कि पूरे फ्रांस को क्या करना है, फ्रेंच नेशन को हम लोग लिबरेट करना है, आज़ाद कराना है। किससे? जो भी ऑप्रेसिव रूल था, चाहे वो किंग लुई 16 हो, चाहे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर हो बाद में, जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, हिज रीन वाज नोन एज द रीन ऑफ टेरर। तो ये सारी चीज़ें, अब इवन नेपोलियन ने भी कुछ अच्छी चीज़ें करी, लेकिन नेपोलियन ने एट द एंड डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपने देखा कि वहाँ पे नेपोलियन भी नहीं चल पाया। एट द एंड फ्रांस के लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनका जो नेशन हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चले, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही रूल हो। फाइन, किसी भी मोनार्की को वो लोग अबॉलिश करना चाहते थे। सो नाउ विल रीड अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट नेपोलियनिक कोड, और जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ नेपोलियन ही रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। थोड़े से टाइम के लिए उसने रूल किया था, लेकिन उसमें उसने क्या क्या चेंजेस करे? दैट ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सबसे पहले उसने जो ये चीज किया, दैट लॉ इन द आई ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, जो लोग क्लर्जीज होते थे या जो नोबालिटीज थे, उन लोगों को कई बार फायदा मिल जाता था बिकॉज दे वर क्लोज टू द किंग और दे बिलोंग टू द किंगशिप। But now under the rule of Napoleon, everyone was equal before the law. The second thing, what the change Napoleon had made was that under the Napoleonic Code, the right to property was secured. Now Napoleon gave right to property to all the men. All birthright and privileges were abolished. Yes, this was something really important, that all the privileges based on the birth, Napoleon did away. Napoleon took away all those things. Napoleon ने equality form करी वहाँ पे। ये कुछ अच्छी चीजें थी जो नेपोलियन ने करी। And standardized wage system लगाया उसने। Guild restrictions were lifted. Guild restrictions means जो भी उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, गिल्ड्स, टैरिफ, बैरियर्स जो आते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ड्स देना पड़ता था, टैक्सेस देने पड़ते थे। तो नेपोलियन ने वो काफी कम कर दिए थे ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके, लोग बिजनेस कर सके, प्रोस्पैरिटी आ सके। तो ये सारी चीजें थी जो नेपोलियन ने अच्छा करा। बट एट द एंड नेपोलियन भी एक डिक्टेटर ही था, नेपोलियन भी एक मिलिट्री कमांडर था, उसने भी डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। मोreover, नेपोलियन एक्चुअली टुक अवे द फ्रीडम ऑफ पीपल बाय फोर्सिंग देम टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी। सी, दिस इज व्हाट नेपोलियन हैव डन। उसने लोगों को फोर्स किया फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ऑल्सो ही इम्पोज्ड सेंसरशिप, इंक्रीज टैक्सेस एंड टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। So these are some of the drawbacks of the Napoleon, no, what Napoleon did at that time. उसने censorship impose कर दी, कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, छाप नहीं सकता है। टैक्सेस बढ़ा दिए और साथ में जो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो भी उसने छीनी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो नेपोलियन भी नहीं चाहता था कि फ्रांस में आए, वो भी सिर्फ खुद का रूल चाहता था। नाउ देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। तो वी हैव सीन दैट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो थे वो मिडिल क्लास थे, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, who were getting inspire from whom? From the philosophers, from the thinkers. They were educated students, they were the middle class, they wanted to get a life, a secured life. So
हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन थे? इट इंक्लूडेड पीपल हु ओन लैंड, स्पोक फ्रेंच एंड वो कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। दे वर हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल नंबर। एरिस्टोक्रेसी मींस बड़े घराने के लोग। दे बिलीव्ड इन कंजर्वेटिज्म। इनके पास लैंड्स होती थी, सॉर्ट ऑफ जमींदास जैसे इंडिया में हुआ करते थे, वैसे एरिस्टोक्रेसी थे। दूसरा हमने देखा वहाँ पे पीजेंट्री बहुत था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ दिस क्लास। पीजेंट्स बहुत थे, किसान बहुत थे जो कि गरीब थे, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता था क्योंकि ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मिडिल क्लास में, जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे चीज थे, आर्टिसंस थे इसके अंदर। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने सबसे ज्यादा फोर्स करा वहाँ पे किंग लुई 16 को, बर्बन डायनेस्टी को, सब के भाई अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करानी है। नाउ इट्स अ हाई टाइम, वी डोंट वांट किंग्स रूल। सो द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, इट प्रपोज्ड द, अब लिबरल का मीनिंग क्या होता है? लिबरल का मतलब ही होता है फ्री। Liberalism, this is what they wanted. They want freedom. They want freedom from everything, right? They want political rights. So in 1848, a revolution was led by an educated middle class people. Men and women of the liberal middle class demanded the creation of a national state on parliamentary principles. Yes, वो चाहते थे कि हमारा जो नेशन है वो भी parliamentary principles के ऊपर चले, यानी कि वहाँ पे भी एक इलेक्टेड बॉडी हो जिसका नाम पार्लियामेंट हो, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बने जो कि लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस दे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दे, लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सके, यानी कि पब्लिश कर सके अगर कोई पार्टी कुछ गलत करती है, तो जैसा कि आज होता है बिगर स्केल। दे वांटेड डेमोक्रेसी। अब इसके लिए क्या हुआ, वो सबके सब कहाँ पे आके इकट्ठे हुए? मेनी पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू कास्ट देयर वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। बोले अब हम अपनी नेशनल असेंबली डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए हमको वोट कास्ट करना है। एंड दे ऑल गैदर्ड ऑन 18th May 1848, out of which 831 elected representatives were arrived in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो कहाँ पे सारा ये प्रोसेशन चला? ये सब चला फ्रैंकफर्ट के अंदर इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और वहाँ पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो थे, वो आ गए थे। एंड दे ऑल वांटेड टू मेक दिस नेशनल असेंबली बाय वोटिंग। नाउ दिस इज द, जो भी मैंने इसमें रेड में मार्क कर रखा है, दीज आर द हाई पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स विच यू ऑल शुड रीड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी आने के बाद में सेंट पॉल्स के चर्च में क्या करा गया? सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, द जर्मन नेशन टू बी रूल्ड बाय अ मोनार्की गवर्न्ड बाय अ पार्लियामेंट। बोले ठीक है, अगर आपको किंग रखना है तो हम किंग रहने देंगे, लेकिन रूल कौन करेगा? पार्लियामेंट। मोनार्की को भी फॉलो किसको करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को। क्राउन वॉज ऑफर्ड टू द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ प्रूशिया। अभी क्राउन भी ऑफर करना पड़ेगा किसी को, ठीक है आप हमारे रूलर बन जाओ, लेकिन आप पार्लियामेंट के रूल्स मानना। तो वो किसको दिया गया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि प्रूशिया के किंग्स थे। लेकिन उस भाई ने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला यार बाकी के मेरे सारे जो अदर मोनार्क्स हैं, अदर बाकी के जो राजा लोग हैं नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए उसने बोला कि नहीं, हम लोगों को एकता रखनी है। तो उसने मना कर दिया, ही रिजेक्टेड इट, उसने मना करा एंड ही जॉइंड द अदर मोनार्क्स। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्जर नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हुआ वो मिडिल क्लास से और वुमेन से हुआ। वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। वुमेन्स ने भी अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन पार्टीज बना ली। वो भी राइट टू सफरेज चाहती थी, वोटिंग राइट्स चाहती थी, लेकिन फ्रांस में वोटिंग राइट सिर्फ मेंस को था। वो भी किन को था? जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो अपने 3 दिन की सैलरी, अपने 3 दिन की वेजेस को एज अ टैक्स दिया करते थे। मोreover they founded newspaper and took part in political meeting and demonstrations, but they were still denied suffrage rights during the election of the assembly। वुमेन्स ने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया था, पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाई, डेमोन्स्ट्रेशन भी करा करते थे, रैलीज निकाला करती थी, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स किया करती थी, लेकिन उसके बाद भी उनको जो सफरेज राइट्स थे, जो वोटिंग राइट्स थे, वो नहीं दिए। एज अ रिजल्ट, इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक किंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप स्टार्टेड enacting the changes that had previously been made in Western Europe prior to 1815. The serfdom and bonded labor were abolished in both Russia and the Habsburg dominion। इन सब का असर क्या पड़ा कि जो पहले सर्वडम और बॉन्डेड लेबर हुआ करता था उसको अबॉलिश कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए सर्वडम होता क्या है। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सर्वडम वाज एन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम व्हिच ऑब्लाइज्ड द पीजेंट टू प्रोवाइड फोर्स लेबर सर्विसेज टू हिज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को, एक किसान को जबरन फोर्सफुली सर्विसेज देनी पड़ती थी, जिसके एक्सचेंज में उसे क्या मिलता था? जिससे एक्सचेंज में कोई एज अ टेनेंट, एज अ किराएदार उस लैंड पे काम करता था। वाज द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म आल्सो। सो अभी आपको पता होना चाहिए फ्यूडलिज्म क्या होता था। फ्यूडलिज्म वाज अ सिस्टम इन व्हिच पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल ऑफ हायर रैंक एंड वर्कड एंड फाउट फॉर देम इन रिटर्न। ओके, तो इसके अंदर होता था कि जो किंग होता था, जो रूलर्स होते थे, वो लोगों को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, उनको लैंड देते थे, उनको बोलते थे कि ठीक है हमारे रूल में अगर रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क फॉर अस, यू हैव टू फाउट फॉर अस। नाउ इन 1815 देयर वाज अ न्यू रिजीम, कंजर्वेटिज्म, अब वापस से कंजर्वेटिव्स आने लगे। अब कंजर्वेटिव्स होते कौन है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए मैंने इसमें रेड से बोल्डली मार्क कर रखा है, कंजर्वेटिव्स सपोर्टेड द मोनार्की। कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो पुरानी थिंकिंग में बिलीव करते थे कि मोनार्की स्टैब्लिश होनी चाहिए, चर्च का रूल होना चाहिए, सोशल हायरार्कीज होनी चाहिए। सोशल हायरार्की अगेन फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। दे डोंट वांट कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाए, एंड दे वांट द प्रॉपर्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द फैमिली। सो कंजर्वेटिव्स वही थे जो मैरिज टाइज अपनी सेम फैमिलीज में करते थे, मतलब अपने किनशिप के अंदर ही। हायर क्लास पीपल आर गेटिंग मैरिड टू हायर क्लास, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो थे उसमें बिलीव था, चाहते थे कि मोनार्की ही रहे वहाँ पे। तो अभी ये 1815 के अंदर दे बिकम स्ट्रॉन्ग। एट द एंड वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई ऑटोक्रेसी रहे, मोनार्की रहे, रूल ऑफ किंग रहे यूरोप के अंदर। के सारे कंजर्वेटिव्स यही चाहते थे। फर्दर मोर इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर। अब यूरोपियन पावर को कौन कौन रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशियन, ऑस्ट्रेलिया। दे मेट इन वेना, ओके, वीना के अंदर मिले, एक सेटलमेंट वहां पे इन्होंने ड्राफ्ट किया। और इसके बाद जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस की, बर्बन डायनेस्टी क्या थी, जैसे हमारे यहाँ पे मुगल डायनेस्टी, मराठा रूलर्स, वैसे ही वहाँ पे जो फ्रांस में किंग लुई 16 किसको बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। उसको रिइंस्टेटेड कर दिया गया, वापस से वहाँ पे लगा दिया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट कंट्रीज दैट हैड गेन्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन के अंदर जो भी चेंजेस करे गए थे, नेपोलियन ने जो भी बदलाव करे थे, बहुत सारे चेंजेस को इन्होंने वापस से हटा दिया गया। और फ्रांस ने जो भी कंट्रीज जीती थी उस समय नेपोलियन के अंदर, वो सब हार गया और वापस से यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश हो गई, वापस से यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया गया। द फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म वहाँ पे जो फीलिंग्स डेवलप कर रहे थे, जो लिबर्टी चाहते थे, अगेन उन लोगों ने सबसे जो इम्पोर्टेंट एक मुद्दा उठाया वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस का। दे वांटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो कहते थे कि जो भी हम फील करते हैं, लेट्स एक्सप्रेस दैट थिंग। तो जो न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर आए, उन्होंने उन सब के अगेंस्ट रहा, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि हमें ये कंजर्वेटिव्स ऑर्डर एक्सेप्टेड नहीं है। द इमेज व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दिस इमेज इज ऑफ गिसेपी मजीनी। पीपल मस्ट हैव रेड अबाउट हिम दैट ही वॉज द वन हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज ओवर देयर इन फ्रांस। ठीक है, 2 सीक्रेट सोसाइटीज इसने बनाई थी, एक का नाम था यंग इटली इन मर्सलीज and the other one was young Europe in Berne. होता क्या था, he was the one who fight for the freedom of liberty. This was the guy who made those secret societies जिसके अंदर कौन जाता था, उसके जैसे young like minded people, young people, कहाँ से, जर्मनी से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, मतलब जो भी रेवोल्यूशन उस समय कर रहे थे। तो गिसेपी मजीनी ने उसे एक रास्ता दिया, बोले ठीक है आइए हम लोग वी ऑल आर द एजुकेटेड रेवोल्यूशनरीज, हमारे को अपनी ये आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है, हमें लोगों तक पहुंचाना। अब सीक्रेट सोसाइटीज इसलिए क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर ओपनली करते तो किंग इनको पनिश करता, किंग हो सकता है एग्जीक्यूट भी कर देता इन लोगों को, इसलिए इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। एंड दिस गाय वाज रियली इन्फ्लुएंशियल, बहुत इफेक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, जितने भी यंग एजुकेटेड पीपल थे उन सब लोगों ने ज्वाइन करी इन सोसाइटीज़ को। जैसा आपने जैकोबिन क्लब्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जैकोबिन क्लब्स के अंदर भी लोग आके डिस्कस किया करते थे, सलून्स पे, कॉफ़ी शॉप्स के अंदर, टी हाउसेज, वहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस करते थे दैट द स्टेट ऑफ फ्रांस के जो किंग लुई 16 कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, क्या चेंजेस होने चाहिए। तो देखो आइडिया तो वहीं से प्रोपोगेट होना चालू हो गया था, लोगों के मन में डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, फीलिंग्स लोगों के मन में स्टार्ट हो गई थी डेवलप होना, ये थॉट्स that we need to get free from this aristocracy, we need to get free from this monarchy, we need a new nation which is based upon democratic rights. Now the age of revolution. So in July 1830 Bourbon kings were overthrown by the liberal revolutionaries. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1815 के अंदर बर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टेट किया गया था, वापस से लगाया गया था। लेकिन देखो 15 साल बाद ही 1830 के अंदर ही जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अभी बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया एंड दे इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिपी एज इट्स हेड। वापस से लगाया तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि उन्होंने पहले भी कोशिश करी थी करने की, बट एट दिस टाइम लुई फिलिपी को बना दिया गया और उन्हें बोला गया कि भाई आप monarch रहेंगे, you will be the king, but you have to follow the constitutional rules. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdoms of the Netherlands. In 1821, Greeks struggled for the independence. So एक अपराइज हुआ ब्रूसेल्स के अंदर और उससे क्या हुआ कि जो बेल्जियम था
वो यूके से और नीदरलैंड से ब्रेक अवे हो गया, तोड़ दिया गया, उसे अलग कर दिया गया. So the July Revolution, how this idea proposed the romanticism, the romantic imagination, they played a very important role. Now, what is romanticism? Now, anything which belongs to the culture, folk tales, folklores, ना वीर गाथाएं, हेरोइक कहानियाँ जितनी भी होती थी, जो लोगों के मन में डेवलप कर सके थे पेट्रियाटिज्म की फीलिंग, जो लोगों को उनका आर्ट कल्चर चले आ रहा है कि दैट दिस इज द रियल फ्रांस, यू नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग दिस आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, दे ऑल हेल्प देम एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. लोगों के मन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करनी थी, this is what real romanticism was. Romanticism was a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. लोगों के मन में क्या डेवलप करना था, क्या जगाना था? सेंटीमेंट्स, भावनाएं जगानी थी, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स, पेट्रियाटिज्म जगानी थी. अब वो कैसे हो सकता था? वहाँ के फॉक टेल्स के बारे में बता के, फॉकलोर्स के बारे में बता के, ओके, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में लोगों के मन में फीलिंग्स डेवलप करके, दैट वी नीड टू फाइट फॉर फ्रांस, वी नीड टू bring France under one umbrella. Language, it played a very important role, but the 1830 was the time of the economic hardship, hunger and popular revolt. So what happened exactly in 1830? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि पॉपुलेशन राइज हो गई, इनॉर्मस पॉपुलेशन नो इंक्रीज इन ऑल ओवर यूरोप. जब आप देखते हो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उनको ज़्यादा फूड चाहिए होगा. वहाँ पे फूड प्राइसेस भी क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि हार्वेस्ट खराब हो गई थी, फसल खराब हो गई थी, तो जो फूड का प्राइसेस थे बढ़ा दिए गए. इट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म. Now what is pauperism? Pauperism is poverty, the state of being poor. अब इन सब की वजह से खाना नहीं है, लोग भूखे हैं, फसल खराब हो गई है, तो वहाँ पे पॉपुलिज्म, पॉवर्टी भी बढ़ गई. 1848 फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स. लोगों को मजबूरी में अब सड़क पे आना पड़ गया. तो ये, और अब किंग जो था लुई 16, वो तो आपको पता ही है, ही वॉज द वन हु यूज्ड टू लिव एन एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, इंजॉय करता था, लग्जरियस लाइफ जीता था. उसे कोई मतलब नहीं था कि जो उसकी जनता है, जो उसके जो सिटीजन्स हैं, जो उसके लोग हैं, वो बेचारे सड़क पे आ रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उन लोगों के पास में उनकी हालतें ख़राब हो रखी है, फूड के प्राइसेस बढ़ रखे हैं. लेकिन किंग लुई 16 को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था. ही वॉज जस्ट enjoying his own life, and these all were the reason which led to this French Revolution. So this is the second part which we are going to read in a second part of this chapter in the other video, जिसके अंदर मैं आपको पूरा यूनिफिकेशन समझाऊंगा, जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का. सो आई होप आई एम डन फॉर दिस पार्ट. ये जो पार्ट में मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड don't forget to give a like to the video if you like it. All are welcome to ask the questions anytime. Thank you.